नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी सभी जुड़ जाइए, जल्दी जुड़ जाइए सभी और सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी लोगों के पास सेशन पहुंचना चाहिए। आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। शंका निवारण प्रश्न। अरे वाह सर, लिखा तो बहुत अच्छा है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? हमारा ये कल वाला प्रश्न है जिस पर बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, इसलिए हमने ये प्रश्न आज फिर से लिया है। बच्चों को बहुत ज़्यादा इस पे कंफ्यूजन हुआ था इस प्रश्न पे। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का एग्जाम में बहुत बार आना ही बताता है कि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात और बता दूं, यूपी टेट, सी टेट और रेलवे के भी कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है और उसमें भी इस प्रश्न का आंसर आयोग ने आंसुओं को माना है। आंसुओं आंसर इसका गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसू होना चाहिए। कोई बात नहीं है, आप इसका आंसर आंसू भी लगा सकते हैं। आंसू भी सही होगा और आंसुओं भी सही होगा। ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि आयोग उस वर्ष कौन से आंसर को मानता है। वैसे बहुत सारे एग्जामों में आंसुओं को भी आंसर माना गया है और बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें आंसू को भी आंसर माना गया है। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी शंका का निवारण हो गया होगा। इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक है, गलत कोई सा नहीं है। आंसुओं को भी ले सकते हैं और आंसू को भी ले सकते हैं। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। आपकी शंका का निवारण किया जाएगा यहाँ पे। वैसे आंसू स्वयं में एक बहुवचन होता है और उसे प्रयोग भी बहुवचन की तरह ही करते हैं, क्योंकि आंसू बहता नहीं है, बहते हैं। आंसू निकलता नहीं है, निकलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने आज के प्रश्न पर। पवित्र का सही संधि विच्छेद है। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दीजिए। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? सभी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जल्दी से जल्दी सभी को जोड़ लीजिए और खुद भी जुड़ जाइए। आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने रखे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी को भी किसी भी प्रश्न पर कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अच्छी बात है कि आप किसी भी प्रश्न को इतनी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा, आंसर बताएं सभी कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका डी, प प्लस इत्र, पवित्र। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। पवित्र में कौन सी संधि होगी? पवित्र शब्द में कौन सी संधि होगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। चलिए बहुत अच्छे, बता देते हैं। पवित्र शब्द में अयादि संधि होगी। आगे चलते हैं। चलो, कन्यादान शब्द में कौन सा समास होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए आप अपने अपने। बहुव्रीहि समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्विगु समास होगा या कर्मधारय समास होगा?
आप बिल्कुल भी सेशन को शेयर नहीं करते हैं। शेयर कर दिया कीजिए सेशन को। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? पूछा है इसमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तेज, पहला, बुद्धिमान या मीठा? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है इनमें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो क्रिया विशेषण क्या हुआ इसमें? दौड़ता तो क्रिया हो गई, विशेषण क्या हुआ? तेज। चलिए आंसर क्या होगा इसका? ए, तेज। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। अरविंद शब्द दिया हुआ है और पूछा है कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। अरब निवासी, अरबी, कमल या भ्रमर? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। इस प्रश्न का आंसर सभी का आना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और एग्जाम में भी पूछा गया है ये प्रश्न। बहुत अच्छे, सभी के आंसर लगभग सही आ रहे हैं। चलिए आंसर बता देते हैं। अरविंद किसका पर्यायवाची है? कमल का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। कौन सा कारक होगा इसमें? गरीबों को वस्त्र दो। करण कारक होगा, अपादान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा या कर्म कारक होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने। चलिए आंसर ले लेते हैं। गरीबों को वस्त्र दो, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कौन सा होगा? कर्म कारक। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शिव का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न है हमारा, शिव का पर्यायवाची शब्द पूछा है। पिनाकी, लंबोदर, पिपासु या पिनाक? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने। इस प्रश्न का आंसर तो सभी का आना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए देखो, आंसर देते टाइम गूगल बाबा मत खोला करो, अच्छी बात नहीं होती है। गलत बता दोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ हो थोड़ी ना जाएगा गलत बताने से। सीखते ही तो हैं हम, गलतियों से ही सीखते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा इसमें? पिनाकी। शिव का पर्यायवाची क्या होता है? पिनाकी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द। जो दूसरे के पास रखी है उस वस्तु के लिए एक शब्द पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पर प्लीज गूगल बाबा पे मत देखना बस। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दूसरे के पास रखी वस्तु के लिए कोई शब्द पूछा है। इसके लिए कौन सा शब्द होगा बताइए जल्दी से।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। चलिए आंसर बता देते हैं। धाती इसका आंसर होगा, थाती। क्या होगा इसका आंसर? थाती। किसी के पास रखी हुई जो वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं हम? अमानत भी कहते हैं और धरोहर भी कहते हैं, उसे ही थाती भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर हथेली पर रखना, इसका अर्थ क्या है? सर हथेली पर रखना, वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहं का विसर्जन करना। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए सभी अपने अपने। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? मरने के लिए तैयार होना, सर हथेली पर रखना। किसी की हथेली पे अपना सर रख दोगे तो फिर मरोगे ही, और क्या होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द पूछा है। क्या कहते हैं उसे? जब किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो जो उत्सव मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। शेयर भी कर दीजिए सेशन को। जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक नहीं करते हैं। अच्छे नहीं लगते क्या प्रश्न आपको? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? रजत जयंती। 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव को क्या कहते हैं हम? रजत जयंती। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है। प्रश्न है हमारा, जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ पूछा है। स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, कठोर, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्यमता दिखाना। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने। जबान पर लगाम ना होने का अर्थ पूछा है। चलिए, यूज तो इसको बहुत करते होंगे आप लोग, तो आंसर भी जल्दी जल्दी दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका आंसर? बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। स्पष्टवादी तो है जिसका जबान पे लगाम नहीं है, लेकिन अनावश्यक रूप से है। प्रश्न है हमारा, तलवार की धार पर चलना। अर्थ पूछा है इसका, तलवार की धार पर चलना। नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए सभी अपने अपने। जल्दी जल्दी आंसर दिया करो। चलिए आंसर देख लेते हैं। तलवार की धार पर चलना, आंसर क्या होगा? कठिन कार्य करना। कहते हैं ना भाई, इतना तलवार की नोक पर चल रहा है, बिल्कुल इतना कठिन कार्य कर रहा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोहा कोश के रचयिता हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर मैं चाहूंगी कि सभी दें। आंसर बताइए इसका सभी कमेंट बॉक्स में। सबसे उम्मीद करूंगी सब दें इसका आंसर। देखिए सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पत्थर की लकीर होने का क्या अर्थ है? पत्थर की लकीर होने का अर्थ पूछा है। ऑप्शन है हमारे, कठोर होना, कठिन होना,
अमिट होना या मिट जाना। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए सभी अपने अपने। इसको तो प्रयोग भी बहुत लोग करते हैं, पत्थर की लकीर होना, कि मैंने बोल दिया तो बस समझो पत्थर की लकीर है। चलिए आंसर ले लेते हैं। पत्थर की लकीर का मतलब क्या होता है? अमिट होना, मतलब जो मैंने बोल दिया वो अमर है, वो मिट नहीं सकता, अमिट है वो। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान प्रश्न, संचारी भावों की संख्या पूछिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। 9, 33, 16, 99। जल्दी से आंसर दे दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका आंसर लगभग सभी को पता है। चलिए बहुत अच्छे, सभी के आंसर सही हैं। आंसर बता देते हैं, आंसर होगा 33। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, ये भी बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रेम सागर के रचनाकार सदल मिश्र हैं, उस्मान हैं, लल्लू लाल हैं या सुंदरदास हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए सभी अपने अपने। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। प्रश्न है हमारा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव पूछा है। रति होता है, उत्साह होता है, हास्य होता है या क्रोध होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपने अपने। चलिए आंसर ले लेते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और लगभग सभी का आंसर सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह है। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न है हमारा, जाके पाव ना कटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ पूछा है। इसका अर्थ क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जिसके पाँव न कटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसका आंसर बताइए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छे, आंसर ले लेते हैं इसका। जब पैरों में बिवाई फटती है ना, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पैर ज़मीन पे नहीं रखा जाता। तो इसका क्या होगा? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। छ, श, त्रय या ज्ञ। कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है इनमें से? जल्दी से आंसर दे दीजिए। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं। आंसर क्या होगा हमारा? श। छ, त्रय और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे। श ऐसा व्यंजन है इनमें, ये संयुक्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पूछा है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, पाली, अपभ्रंश हिंदी, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश पाली, प्राकृत हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश प्राकृत। क्या होगा इनमें से? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। क्रम लगाना है, हिंदी का विकास किस किस तरह से हुआ था, पहले कौन सी आई थी, फिर कौन सी आई थी, इस तरह से लगाना है। ठीक है,
जल्दी से लगाइए। चलिए चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका क्रम लगाना है सही से। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या होगा, ये लगाना है। आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सबसे पहले पाली आती है, उसके बाद प्राकृत आती है, उसके बाद अपभ्रंश आती है और उसके बाद क्या आती है? हिंदी। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह्य वर्ण कौन से हैं? पहले ही मैं बता चुकी हूँ अयोगवाह्य वर्ण। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। मैं इस प्रश्न का आंसर पहले बता चुकी हूँ। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह्य वर्ण का वर्ण कौन कौन से होते हैं? जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन कौन से होते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। बहुत अच्छे, इस प्रश्न का आंसर सभी का सही है। आंसर क्या होगा? अंग और अणय, ये क्या होते हैं? दोनों अयोगवाह्य वर्ण होते हैं। एक बच्चा था कोई, वो कमेंट बॉक्स में आके प्रश्न पूछ रहा था। प्रश्न पूछा था व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? मैं उसको बता दूं, व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं और उनमें भी 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 उष्म व्यंजन होते हैं। ये सब मिला के 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, व्यंजन मूल रूप से 33 ही होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन ये अलग होते हैं, उसमें काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ अभिषेक आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। आपका कोई भी प्रश्न हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में दे दिया करो, मैं अगली वीडियो में उसको ले लिया करूँगी। ठीक है, प्रश्न है हमारा, शुद्ध शब्द क्या है? पूछा गया है कि संपूर्ण शब्द कैसे लिखा जाता है। शुद्ध देखना है आपको कौन सा शुद्ध है और कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? बी। ठीक है, संपूर्ण ऐसे लिखा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कै प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है, आक प्रत्यय लगा हुआ है, अक प्रत्यय लगा हुआ है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इस प्रश्न का आंसर तो सभी का लगभग आना चाहिए और सभी का सही भी होना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रत्यय तो सभी को आते होंगे। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? अक प्रत्यय। जिसको प्रत्यय नहीं आते हैं वो बोल के देख लिया करो एक बार। लेखक, अक आ रहा है ना पीछे, शब्द तो लेख होता है, शब्द को अलग कर दीजिए और जो बाकी बचे वो क्या होता है? वो प्रत्यय होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये देखना है हमें कि इनमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब यह है कि 3 शब्द ऐसे होंगे जिनमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे लगा हुआ होता है, प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे लगा हुआ होता है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? उपकार। ठीक है, उपकार में प्रत्यय लगा हुआ है और सब में उपकार में उपसर्ग है और सब शब्द ऐसे हैं, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, ये सब प्रत्यय से मिलकर बने हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शब्द है हमारा, नीलकमल में कौन सा समास है? ये पूछा है कि नीलकमल में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है?
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने। नील कमल में कौन सा समास है? इसका आंसर तो सभी का आना चाहिए। इसे कैसे लिखेंगे? नीला है जो कमल, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, नीला है जो कमल। फिर अब इसमें आंसर कौन सा हो गया? कर्मधारय, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। देशज शब्द बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। इस प्रश्न का आंसर सभी का सही होना चाहिए, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं। लोटा देशज शब्द है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है लोटा शब्द, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और ध्यान भी रखना है। प्रश्न है हमारा, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सी है इनमें? जल्दी जल्दी आंसर दिया करो भाई, शेयर भी कर दिया करो। वो तो ठीक है, शेयर करने में पैसा नहीं लगते, वरना कोई शेयर ही नहीं करता। फिर जल्दी जल्दी शेयर कर दिया करो, कम से कम हर इंसान अपने दो दोस्तों को शेयर किया करो, ठीक है। चलते हैं अपने प्रश्न पर। भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? लड़कपन, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? कारक सभी ने पढ़े होंगे, तो बताइए जल्दी से, अपादान कारक की विभक्ति क्या है, ठीक है। अपादान कारक की विभक्ति पूछिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। इस प्रश्न का आंसर तो लगभग सभी का सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या है इसका? से। अपादान कारक की विभक्ति में क्या चिन्ह होता है? से लगाते हैं। कैसे, इसको प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें पूछा जाए कि कौन सी विभक्ति है, तो क्या कहेंगे? अपादान कारक है। अलगाव की स्थिति होती है, मतलब कोई चीज़ अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो क्या हो गया इसमें? अपादान कारक हो गया। प्रश्न है, सारंग का पर्यायवाची शब्द है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। सारंग ले सारंग चली, आंसर क्या होगा? मोर। सारंग का पर्यायवाची मोर ही नहीं होगा, सबको भी कहते हैं सारंग, कहते नहीं है सारंग ले सारंग चली, ठीक है। कभी कमेंट बॉक्स में आए मैम आपने तो गलत पढ़ा दिया, सांप को कहते हैं सारंग, ठीक है। दोनों को कहते हैं, मोर को भी कहते हैं सारंग और सर्प को भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हिरण को भी कहते हैं सारंग। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, सभी को आता होगा ये प्रश्न। कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो आंसर क्या होगा हमारा? बहुत आसान प्रश्न है, आंसर होगा रसाल, क्योंकि रसाल किसका पर्यायवाची है? आम का, ठीक है। आम का पर्यायवाची है ये, कमल का नहीं है। मौन का विलोम शब्द है। मौन शब्द लिखा हुआ है, पूछा है विलोम शब्द क्या है, ठीक है। विलोम शब्द बताना है। मुखर, मौखिक, मयंक, विकार। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी अपने अपने। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, चलो आंसर ले लेते हैं। क्या है इसका? विलोम मौन का मुखर। मुखर शब्द जो है ये मौन का विलोम होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है?
विस्तार का विलोम पूछा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में अपने अपने। बहुत आसान प्रश्न है। आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? संक्षेप। विस्तार का विलोम क्या होगा? संक्षेप। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो गणना योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द बताना है। चलिए जल्दी से एक शब्द बताइए इसके लिए। जो गणना योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? मतलब जिसे गिना ना जा सके, ऐसे भी बोला जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? बहुत आसान है इसे, तो आंसर सबका ही आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, असंख्य कहते हैं उसे, जैसे गिना ना जा सके। चलिए आगे चलते हैं। अज्ञा शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञा शब्द के लिए एक वाक्यांश पूछा है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, या जिसे रोका ना जा सके। अज्ञा किसे कहते हैं भाई? ये तो राइटर भी हैं हिंदी में, अयोध्या सिंह उपाध्याय योद्धा। चलिए आंसर ले लेते हैं। अज्ञा किसे कहते हैं? जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञा कहते हैं। ठीक है। ताजमहल का अद्भुत नमूना किसका उदाहरण है? बहुत ही आसान प्रश्न है। आज के सेशन में मैंने बहुत आसान प्रश्न लिए हैं। चलिए आंसर बताइए सभी। शेयर भी कर दीजिए भाई सेशन को। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा? ताजमहल किसका उदाहरण है? स्थापत्य कला का। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बंदूक एक उपयोगी है। क्या उपयोगी है बंदूक? बताइए जल्दी से। बंदूक एक उपयोगी क्या है? औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षक है। क्या है बंदूक? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। सबको पता होगा बंदूक के बारे में, तो सभी जानते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। शस्त्र। बंदूक क्या है? शस्त्र। अच्छा ये बताइए, शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए बता देते हैं। शस्त्र क्या होता है? शस्त्र वो होता है जिसे हम अपने पास से चलाते हैं और वो हमारे पास ही रहता है। जैसे बंदूक होता है, वो शस्त्र होता है। बंदूक से गोली निकल के चली जाती है, लेकिन बंदूक हमारे हाथ में ही रहती है। लेकिन अस्त्र किसे कहते हैं? अस्त्र वो होता है जिसे हमें फेंक के मारना पड़ता है किसी को, जो हमारे पास छोड़ने के बाद किसी को हम यदि मारेंगे तो हमारे पास नहीं रहता है। जैसे भाला होता है, उसे हम फेंक के मारते हैं, उसे कहते हैं अस्त्र। ठीक है। कच्चे घड़े पानी भरना, इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। कच्चे घड़े पानी भरना। कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना, या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। कच्चे घड़े पानी भरना। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। चलो आंसर ले लेते हैं हम। कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ क्या होता है? मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है। अब कच्चा घड़ा है, उसमें तुम पानी भरोगे तो वो फूट ही जाएगा, और ये क्या हो गया? ये मूर्खतापूर्ण कार्य ही हो गया ना। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ पूछा है। कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। आंसर बताइए सभी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। कोयले की दलाली में मुंह काला। चलिए आंसर ले लेते हैं।
आंसर क्या होगा? बुरे काम से क्या होता है? बुराई मिलती है। बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है। कोले की दलाली में मुंह काला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आ बैल मुझे मार का अर्थ बताना है। छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपने अपने। इसका आंसर तो ज्यादातर सभी का आ जाना चाहिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आ बैल मुझे मार। बैल कुछ कह नहीं रहा है, तब भी बैल के पीछे पड़ रहा है, आजा भाई मार हमें। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता पूछे हैं, लास्ट प्रश्न है आज का ये हमारा। सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है। लास्ट प्रश्न के साथ कमेंट जल्दी जल्दी दीजिए। सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? आंसर क्या होंगे इसके? सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। धन्यवाद मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।